हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम गैसियस स्टेट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। गैसियस स्टेट के अंदर न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज का, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। वी विल डिस्कस अबाउट टुडेस टॉपिक नेम द काइनेटिक गैस थ्योरी। काइनेटिक गैस थ्योरी, यानी इसको बोलें तो गतिज गैस सिद्धांत। गतिज गैस सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टॉपिक के। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक पे बेस पर हम काफी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहती है, अपने आपको पता है कि इसके बाद एक काइनेटिक गैस इक्वेशन आएगी जिसको ड्राइव करेंगे अपने। काइनेटिक गैस थ्योरी अपने आज पढ़ने जा रहे हैं। ऑल लॉज जो आप पढ़ करके आए हो आगे पीछे, जितने भी आपने नियम पढ़े, जितने भी आपने लॉज पढ़े हैं, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल पर बेस्ड थे, है ना। वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थे। वो सारे प्रयोगात्मक मान थे, जो कि बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। और वॉल्यूम प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ही टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे नियम हम पीछे पढ़ करके आए हैं, ऐसे लॉज हम पीछे पढ़ करके आए हैं। तो इन नियमों में थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ऐसा होता क्यों है कि वॉल्यूम Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम Y इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आयतन तापमान के समानुपाती क्या होता है, नंबर ऑफ मोलों की संख्या पे समानुपाती क्या होता है, और दाब के वित्तक अनुपाती क्या होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसकी थ्योरेटिकल, इसकी सैद्धांतिक मान को नहीं समझा पाए, इसका कारण नहीं समझा पाए, इसके रीजन को नहीं बता पाए, है ना। इसके रीजन को नहीं बता पाए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कि इसको एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की हो। तो इसकी व्याख्या करने के लिए ऐसा होता क्यों है, काइनेटिक गैस थ्योरी लाएगी। और काइनेटिक गैस थ्योरी में अपने सारे के सारे पोस्टुलेशन पढ़ेंगे आज की। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इसने क्या क्या सिद्धांत दिए, क्या क्या थ्योरेटिकली वैल्यू बताई, क्या सिद्धांत दिया, वो पढ़ने जा रहे हैं, है ना। मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमने पढ़ेंगे पोस्टुलेशंस ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। पोस्टुलेशन यानी आप क्या पढ़ने जा रहे हो, आप एजम्पशंस पढ़ने जा रहे हो। एजम्पशंस को हिंदी बोलते हैं अभिधारणाएं पढ़ने जा रहे हो, उसके सिद्धांत पढ़ने जा रहे हो बच्चों। अभिधारणाएं, है ना, अभिधारणाएं पढ़ने जा रहे हो। तो सभी गैसेस जो होती हैं, ऑल गैसेस, आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी हेडिंग डालो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्लास के अंदर आ जाओ सारे के बच्चे, जल्दी फटाफट। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सारी की सारी गैसेस जो है, ऑल गैसेस, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। यानी सारी की सारी गैसें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और उन कणों को क्या कहा जाता है, ऑल गैसेस आर फॉर्म्ड बाय माइक्रो पार्टिकल्स। दीज माइक्रो पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। ये सारे के सारे अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब गैस जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें गैस के अणु कहा जाता है। तो पहली बात क्या बोलेगी कि सभी गैसेस या सभी गैसें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। पहली हेडिंग डाल के लिख लो, पहला सिद्धांत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती, जो वैज्ञानिकों ने बताई, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। मिलकर बनी होती है ना, सेम हटा दो, मिलकर बनी होती है। एक एक लैंग्वेज हम अपने खुद लिखेंगे। मिलकर बनी होती है, जो कि गैस की अणु कहलाते हैं। छोटे छोटे अणु कहा जाता है उनको, तो गैस के अणु कहलाते हैं, चाहे वो गैस कोई भी हो, है ना। तो गैस के अणु कहलाते हैं। अगर इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इंग्लिश में लिख करके कि ऑल
ऑल गैसेस आर, साथ साथ बच्चों नोट करते जाओ, ऑल गैसेस आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, या ये बोल दो बाय माइक्रो पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है माइक्रो पार्टिकल्स। एंड these particles, these micro particles is called molecule of gases। मॉलिक्यूल, थोड़ा सा बच्चों मैं फास्ट लिखूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। ओके, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। पहली बात क्या दी बच्चों, तुम क्लास लगाओगे ना, मेरी क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये तुम्हें हाथों हाथ याद हो जाएगा। अब तुम ये पॉइंट हमेशा हमेशा तुम याद रखोगे कि सर ने एक बात बताई थी, बिल्कुल मैंने क्या बताई, वैज्ञानिकों ने बताई, साइंटिस्ट ने बताई है कि सिंपल सी बात है कि कोई भी गैस है वो छोटे छोटे कणों से, दीज आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, दिस स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। ये छोटे छोटे जो कण होते हैं इन्हें अणु कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। आगे हम सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, अपने सेकंड पॉइंट लिखने जा रहे हैं, लिख लो बच्चों फटाफट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों अपने, कि ये जो माइक्रो पार्टिकल्स है इनका अपना वॉल्यूम होता है। ये एक माइक्रो पार्टिकल है ना, इनका कोई ना कोई अपना वॉल्यूम होता है। इसका V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4, इसका V5, ये V6, अपना इसका वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम पूरी गैस की कंपैरिजन में, की तुलना में, होल गैस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या बोला कि कोई भी माइक्रो पार्टिकल है इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम है। कोई भी गैस का छोटे से छोटा कण जिसे अणु कहा गया है उसका कोई ना कोई आयतन होता है, और वो आयतन तुलनात्मक रूप से गैस के आयतन की तुलना रूप में, अगर मैं गैस के आयतन से तुलनात्मक अध्ययन करूं ना, तो इसका आयतन बहुत ही नगण्य, बहुत ही नामात्र, बहुत ही कम होता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ और माइक्रो पार्टिकल्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब पूरी गैस के मॉलिक्यूल को मैं कंपैरिजन करूं तो छोटे से कण का, इस छोटे से माइक्रो पार्टिकल का, इस स्मॉल माइक्रो पार्टिकल जो काफी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इट इज वेरी लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैस वॉल्यूम। मेरी बात समझे बच्चों? तो ये सेकंड पॉइंट लिख लो बच्चों, कि क्या लिखोगे तुम, सूक्ष्म कणों का, ये जो सूक्ष्म कण है, या जिसे हमने अणु कहा गया है, ये जो सूक्ष्म कणों का, ये जो सूक्ष्म कण है इनका आयतन, इनका अपना एक आयतन होता है, इनका अपना एक आयतन होता है, जो कि गैस की तुलना में, या पूर्ण गैस की तुलना में बहुत कम होता है। पता ही है हमें, तो ये बात कोई समझाने वाली बात नहीं, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है इसलिए हम ये बात लिख रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हमें पेपर सब्जेक्टिव है इसलिए हमें एक एक बात को जिचार्ज चेक करके लिख के आना है एग्जाम के अंदर। सेकंड पॉइंट ये बनता है, अगर मैं बोलूं इंग्लिश में बोलूं, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स या माइक्रो particles is very less as compared to whole volume of gas। मेरी बात सुनिए बच्चों, इसका गैस की तुलना में, गैस के आयतन की तुलना में, लिख लो बच्चों, गैस के आयतन की तुलना, पूर्ण आयतन की तुलना में, गैस के आयतन की तुलना में इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल इजी पॉइंट। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों अपने।
हेडिंग डालो थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है ना, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है ये इजीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इनके बीच में कोई भी प्रकार का एनी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नहीं मिलता। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी। ये मॉलिक्यूल्स ना फ्रीली मूव करते हैं, कभी कोई कहां जा रहा है, कभी कोई कहां जा रहा है, कभी कोई कहां जा रहा है। ये क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है गैस का, और ये इजीली अगर आप इसको किसी भी वॉल्यूम में या छोड़ दोगे ना, तो ये गैस के स्मॉल पार्टिकल्स, ये गैस के छोटे छोटे कण कहीं भी आयतन को घेर लेंगे, कहीं भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर लेंगे और फ्रीली मूव करेंगे, यानी आराम से मूव करते हैं, मुक्त रूप से घूमते हैं। तो इनका कोई भी इनमें आकर्षण बल नहीं पाया जाता, है ना, कोई भी आकर्षण बल नहीं पाया जाता। तुम क्या लिखोगे कि गैस के, तुम क्या लिखोगे बच्चों? थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? मूव फ्रीली एंड नो एनी इंटर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। It's move freely and no any inter attraction, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अंतरा आणविक आकर्षण बल, नो एनी इंटर अट्रैक्शन फोर्स between the micro molecules। बच्चों बात समझ में आई? जल्दी बोलो, शाबाश। ये क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का, ये कहता है कि सूक्ष्म कण आसानी से मुक्त रूप से गति करते हैं एवं इनके मध्य किसी भी प्रकार का अंतरा आणविक का मतलब होता है दो अलग अलग अणुओं के बीच में, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता अकॉर्डिंग टू गैस गतिज सिद्धांत, काइनेटिक गैस थ्योरी। बच्चों बात समझ में आई? जल्दी बोलो, सारे बच्चे एक्टिवली क्लास लगाओ। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं ताकि तुम्हारे नोट्स प्रॉपरली बनते रहे, जो तुम्हें क्लास में करवाया वो द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट। चले आगे फोर्थ पॉइंट की तरफ, चलें, शाबाश। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जो है, उसके मॉलिक्यूल को, स्मॉल पार्टिकल को, सूक्ष्म कणों को, इन अणुओं को, मैं सूक्ष्म कण बोल दूं या अणु बोल दूं, बात तो एक ही है ना। मैं माइक्रो पार्टिकल बोल दूं या मैं मॉलिक्यूल बोल दूं, बात तो एक ही है ना। ये कहता है कि ये छोटे छोटे जो अणु है ना, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें ये अपने आप को सॉलिड स्फेरिकल मानते हैं। ये कहते हैं कि हम तो भाई बड़े सॉलिड है एंड स्फेरिकल फॉर्म में है। सॉलिड का मतलब क्या होता है कि है तो गैस ही है। तुमको सर यहां सॉलिड वर्ड यूज क्यों किया आपने? ये कहते हैं कि हम अपने आप में जो छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये छोटे से मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को आप छेड़ नहीं सकते। आप चाहो ना कि इसका वॉल्यूम को कम कर दो, नहीं कर सकते। इसका वॉल्यूम फिक्स है स्मॉल पार्टिकल्स का। हाँ, पूरे गैस के वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हो। मान लो ये गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, इसको मैंने बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर क्या कर दिया? स्प्रेड आउट कर दिया, फैला दिया, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा वॉल्यूम कवर कर लेंगे। लेकिन इनका जो गैस के अणु इटसेल्फ मॉलिक्यूल, जो खुद के अणु का जो आयतन है वो फिक्स रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। उसकी नेचर सॉलिड होगी, उनकी नेचर सॉलिड स्फेरिकल होगी। यह एक प्रकार का ठोस गोलीय प्रकृति का होता है, ठोस गोलाकार होता है, जिसकी प्रकृति कठोर होती है, जिसमें संपीड़ता का गुण बहुत कम हो जाता है। इनमें संपीड़ता नहीं पाई जाती। संपीड़ता का मतलब क्या होता है? इसमें संपीड़ता का करैक्टर यानी गुण नहीं पाया जाता। अब कहेंगे बच्चे, कहेंगे सर संपीड़ता क्या होती है? संपीड़ता मतलब होता है कि इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते,
कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इसकी वो वेरी लेस होती है, वेरी लेस, बहुत कम होती है बच्चों, वेरी लेस। इसको आप दबा नहीं सकते, इसको आप प्रेस नहीं कर सकते, बस का वॉल्यूम फिक्स है और ये सॉलिड स्फेरिकल की तरह बिहेव करता है, एक ठोस गोलाकार की तरह बिहेव करता है ना। अगर मैं हिंदी में लिखूं, पहले इसको लिखता हूं हिंदी में, फिर आपको बताता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट बच्चों डालो हेडिंग, फोर्थ पॉइंट लिखूं मैं, पहले हिंदी में इसको इलेबोरेट करूं, तो मैं कैसे इसको इलेबोरेट करूंगा, लिख दो बच्चों, गैस के अणु को क्या माना गया है, गैस के अणु को ठोस गोलाकार गेंद माना गया है, गेंद माना गया है, जिससे इनकी प्रकृति कठोर हो जाती है, जिससे इनकी प्रकृति कठोर हो जाती है एवं इसमें संपीड़ितता का गुण कम हो जाता है, संपीड़ितता का गुण कम हो जाता है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं इंग्लिश के अंदर, तो हाउ टू कन्वर्ट, कैसे मैं लिखूंगा इसको, लिखने का तरीका एक ही है कि मॉलिक्यूल्स, बच्चों किसी को दिक्कत तो नहीं, मैं अगर साथ साथ में हिंदी में लिखता हूं, साथ साथ में इंग्लिश में लिखता हूं, एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताओ, शाबाश। इसमें आपका ही बेनिफिट है बच्चों, ड्यूल लैंग्वेज में मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों का फायदा हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज assumed as solid spherical ball, so it behave solid spherical ball, so it behave rigid nature due to rigid nature। साथ साथ बच्चों एक एक चीज क्लियर हो रही है आपके, आप साथ साथ लिखते जाओ। ड्यू टू रिजिड नेचर its compressibility compressibility characters neglected या बहुत कम हो जाता है, वेरी लेस, नेग्लेक्टेड जो कि खत्म हो जाता है लगभग, ये मान लो कंप्रेसिबिलिटी करैक्टर नेग्लेक्टेड। तो सॉलिड अगर रिजिड होगा तो इससे उसका वॉल्यूम हम कम नहीं कर सकते, उसका आयतन अपने कम नहीं कर सकते, इसका वॉल्यूम अपने कम नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते। तो वॉल्यूम डजंट चेंज, आयतन कभी परिवर्तित नहीं होगा, इसकी रिजिडिटी बनी रहेगी। कंप्रेसिबिलिटी वाला करैक्टर जो है इसके, उसके अंदर नेग्लिजिबल आ जाता है, इसका कंप्रेसिबिलिटी कभी कम नहीं होती, संपीड़ितता का गुण कम नहीं होता। और मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं बच्चों, फ्रीली, आजाद, हम इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं गैस के मॉलिक्यूल बनूं, गैस के अणु बनूं और फ्रीली मूव करूं। तो बच्चों गैस के अणु बनो, इंडिपेंडेंट बनो, लेकिन इंडिपेंडेंट होकर के हमें काम सही करने हैं, है ना, समाज के अकॉर्डिंग, एज ए सोशल बनना है हमें, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी करैक्टर जो है वो नेग्लेक्टेड हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो बच्चों मुझे फटाफट बताओ कि चैट सेक्शन के अंदर कि आपको 4 पॉइंट समझ में आए, जल्दी बोलो शाबाश। मैं फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। ये कहता है कि फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो मॉलिक्यूल जो है ना, सारे के सारे, एक सिंपल सी बात बोली है कि जो मॉलिक्यूल है ना, या तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब जब भी मूव करेगा वो लीनियर फॉर्म में मूव करेगा। मूव कर रहा है ना तो बच्चों लीनियर फॉर्म में, मूव कर रहा है तो लीनियर फॉर्म में, मूव कर रहा है तो लीनियर फॉर्म में, है ना। हमेशा मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो ऐसे मूव करते हैं। तो मॉलिक्यूल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल। जब भी मॉलिक्यूल किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा, आपको पता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, भागते हुए आ रहे हैं,
है ना, भागते हुए आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, आपस में क्या होगा, इनका कोलिजन होगा, टक्करें होंगी, टकरा जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा गए ना, तो ये इस तरफ चल जाएगा और ये इस तरफ चल जाएगा, लेकिन इसकी जो गति है ना वो रेखीय होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, ये बात बताई गई है ना। तो चेंज इनकी वेलोसिटी जो है ना, इसकी जो मतलब अदर मॉलिक्यूल्स के साथ जब ये कोलिजन करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बच्चों, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर कोई मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक थ्योरी ने बोली बात, कोई भी अणु अगर आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, या कंटेनर में पड़े कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की दीवारों से, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, तो इनकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपल बात बोल रहा है कि कोलिजन से, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी बोल रहा हूं मैं, तुम्हें काइनेटिक गैस थ्योरी की बात माननी है कि मॉलिक्यूल्स मूव। पहली बात तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स पड़े है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके आपस में क्या होगी, इसकी कोलिजन होगी, टक्करें होंगी, है ना, टक्करें होंगी ना, और टक्कर और कोलिजन की संभावना क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये कंटेनर की दीवारों से, कंटेनर की वॉल से कोलाइड हो सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं, टक्करें कर सकते हैं, बस, और कोई इनका कोई वो नहीं है, और कहीं भी कोलिजन नहीं होगी। तो मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन होगी या मॉलिक्यूल्स की उनकी जो कंटेनर की वॉल्स हैं, पातर की जो दीवारें हैं, उनके साथ टक्करें होंगी। तो ये कहता है टक्कर जिस मर्जी वे में हो, उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन होगी लीनियर ही, लेकिन ये सकता है कि मान लो ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी आफ्टर कोलिजन, है ना, टक्कर के बाद। तो अणु सीधी रेखा में गति करते हैं, जब सीधी रेखा में गति करते हैं तो इसके और भी सीध में और भी अणु आ जाते हैं, और इन अणुओं के आपस में और पातर की दीवारों के साथ टकराते हैं। परिणाम स्वरूप टक्करों से इनका वेग परिवर्तित नहीं होता, केवल दिशा परिवर्तित होती है, अर्थात सभी टक्करें प्रत्यास्थ प्रकृति की होती है। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्या रीजन कि सर इसकी वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ रही, इसका वेग क्यों नहीं बढ़ रहा, इसका वेग क्यों नहीं बढ़ रहा बच्चों, मेन कारण क्या है, इसका वेग क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, वेलोसिटी क्यों नहीं इंक्रीज हो रही। तो इसका मतलब ये जो टक्करें हो रही है ना, वो प्रत्यास्थ नेचर की हैं, प्रत्यास्थ नेचर की हैं, जिससे कि इसका स्पीड नहीं बढ़ रही, इसकी वॉल्यूम, इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, इसकी गति नहीं बढ़ रही बच्चों। मतलब ये इलास्टिक नेचर की टक्करें हो रही हैं। किस नेचर की हो रही है बच्चों, इलास्टिक नेचर की हो रही हैं। बच्चों मेरी बात समझ आई, जल्दी बोलो। अब मैं इस पॉइंट को लिखता हूं, जैसे जैसे लिखूंगा तो आपको वैसे वैसे पॉइंट ये समझ में आ जाएगा। मैं फिफ्थ पॉइंट हेडिंग डाल लो, पहले लिखता हूं, इसको इंग्लिश में लिखता हूं। मॉलिक्यूल्स हैव इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या, मॉलिक्यूल्स हैव इन ए स्ट्रेट लाइन when collision with other molecule और कंटेनर की वॉल्स और कंटेनर वॉल्स does not change, क्या चेंज नहीं होगा बच्चों, does not change velocity of molecules, but change in direction, बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन डायरेक्शन। इट मीन दीज ऑल कोलिजन, इसका मतलब ये है कि इट मीन ऑल कोलिजन्स, या दीज कोलिजन कर लो, दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर, मतलब सारी की सारी जो टक्करें होती हैं वो इलास्टिक नेचर की होती हैं, प्रत्यास्थ प्रकृति की होती हैं। बच्चों ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ, फिर मैं इसको हिंदी में इलेबोरेट करता हूं। फिफ्थ पॉइंट बना करके लिख लो बच्चों कि अणु जो होते हैं ना, वो सभी अणु
सीधी रेखा में गति करते हैं। सीधी रेखा में गति। बच्चों साथ के साथ नोट बनाते जाओ, मैं चेक करूंगा, बढ़िया नोट बनाओ। और तो इसमें और भी अणु आते हैं। इसमें और भी अणु आते हैं। तो इन अणुओं के साथ व पात्र की दीवारों के साथ टक्कर करते हैं। बच्चों साथ साथ नोट करते हो, शाबाश। टक्कर करते हैं, परिणाम स्वरूप होता क्या है, रिजल्ट क्या निकल के आता है? परिणाम स्वरूप इन टक्करों से इनका वेग परिवर्तित नहीं होता। केवल दिशा परिवर्तित होती है। अर्थात क्या मेन बात है, इसका मेन कारण क्या है? अर्थात यानी इसका मतलब मेन कारण क्या बनता है इसका? अर्थात सभी टक्करें प्रत्यास्थ प्रकृति की होती हैं। ओके, तो मेरी बात समझ में आई? सिंपल सी बात कि जिस फोर्स से ये बातें हमने पढ़ी आज, ये सबसे मेन पोस्टुलेशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी। बच्चों जल्दी बताओ, बात समझ में आई? आधा घंटा हो चुका है, सारे बच्चे इस बात को नोट करो। बाकी जितने भी बातें बचती हैं वो कल के लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों आज अपने इतना ही करें, क्या कुछ और करवाऊं? जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर बताओ। चलो एक पॉइंट और कर लेते हैं अपने, सिंपल सी बात है। एक पॉइंट और याद आ गया मुझे। अगर 6 पॉइंट की बात करें कि फोर्स अपॉन एरिया, आपको पता है कि कोई भी कंटेनर है ना, इसकी वॉल पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, है ना, तभी तो ये टकरा रहे हैं आपस में। कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पे, कोई ना कोई बल काम कर रहा है इस पर्टिकुलर क्षेत्रफल पे, यानी बल बटा क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल पे कोई ना कोई बल काम कर रहा है। इसका मतलब क्या काम कर रहा है? दाब काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? दाब काम कर रहा है। तो ये बात बोलेगी कि ये पॉइंट बोला गया कि मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड होते हैं तो वहां पर प्रेशर जनरेट होता है, दाब उत्पन्न होता है। कि जब मॉलिक्यूल टकराते हैं ना आपस में, जब कंटेनर की वॉल से टकराते हैं ना, तब दाब उत्पन्न होता है। 6 पॉइंट आपको मैं कल लिखवाऊंगा बच्चों, और बाकी कोई मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा मुझे लगेगा वो मैं तुम्हें कल करवाऊंगा बच्चों। बाकी पॉइंट अपने कल करेंगे बच्चों। ये हमारा 5 पॉइंट आज कंप्लीट हुए। 6, 7, 8, 9, 10 जो भी पॉइंट बनेंगे उसके प्रॉपरली आपको नोट्स आपको मैं समझाऊंगा बच्चों। चिंता मत करना, क्लास का अपना एंड होने वाला आज। बच्चों कोई दिक्कत, कोई डाउट जल्दी बोलो, शाबाश। एनीवन डाउट आप मुझे बोलना बच्चों, कमेंट के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर मुझे पर्सनली बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। और इसको नोट्स बनाओ प्रॉपरली, जो मैं करवाता हूं एक चीज आप नोट करो बच्चों, ओके। और कल ये काइनेटिक गैस थ्योरी एंड काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस समीकरण, गतिज ऊर्जा समीकरण, गतिज गैस समीकरण कल अपने खत्म कर देंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने आगे बात करेंगे। ओके बच्चों, एनीवन डाउट? मिलते हैं कल बच्चों। थैंक यू, बाय बच्चों।